रॉ, वो नाम जिसने भारत की पहचान को बदला, वो नाम जिसको सुनकर न जाने कितने खतरनाक कारनामे आपको याद आने लगते हैं। लेकिन जैसा फिल्मों में दिखाया जाता है, क्या वैसा सच में होता भी है या नहीं? सवाल इसलिए क्योंकि ये वो एजेंसी है जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने में अहम भूमिका निभाई है, लेकिन बॉलीवुड ने उसे बहुत फिल्मी बना दिया है। ऐसे में ये जानना ज़रूरी है कि आखिर क्या है रॉ की कहानी, क्यों बनी थी रॉ, कैसे होता है इसमें लोगों का सिलेक्शन, और निकाले जाने के बाद उन लोगों का क्या होता होगा। इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे इसी वीडियो में। तब तक देखिए हमारा शो पॉलिटिकल किस्से। सन 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच 22 दिन तक युद्ध चला, लेकिन युद्ध का कोई निर्णय नहीं आया। भारत का पलड़ा भारी जरूर था, लेकिन भारत के पास ये गुप्त जानकारी नहीं थी कि पाकिस्तान के पास किस हद तक हथियार की कमी हो गई है। सच तो यह था कि 22 सितंबर को जिस दिन युद्ध विराम घोषित हुआ, पाकिस्तान के लगभग सभी हथियार खत्म हो चुके थे। उनकी आपूर्ति की भी कोई संभावना नहीं थी, क्योंकि अमेरिका ने पाकिस्तान को हथियार देने पर प्रतिबंध लगा दिया। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद भारतीय सेना के तत्कालीन प्रमुख जनरल जयंत चौधरी ने रक्षा मंत्री यशवंत राव चौहान के सामने एक गंभीर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान पर निर्णायक जीत क्यों नहीं हासिल कर सके। वजह साफ थी, हमें सटीक खुफिया जानकारी नहीं मिली। इस बात का कारण उन्होंने आईबी की खुफिया टीमों की अक्षमता को ठहराया। चौधरी का कहना था कि जासूसी का जिम्मा ऐसे लोगों के हाथ में था जो युद्ध की ज़रूरतों को पूरा करने में नाकाम रहे। इस कमी के कारण भारत की रणनीतिक क्षमताओं को प्रभावित किया गया और युद्ध के परिणाम को निर्णायक होने से रोक दिया गया। यह आलोचना एक नए अध्याय की शुरुआत थी। भारतीय खुफिया प्रणाली में सुधार की ज़रूरत महसूस की गई और इस ज़रूरत ने जन्म दिया रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ को। रॉ का गठन भारत के बाहर खुफिया जानकारी जुटाने के उद्देश्य से किया गया, ताकि भविष्य में ऐसा कोई चूक ना हो जो देश की सुरक्षा पर सवाल खड़ा। यह कहानी शंकरन नायर जे रॉ के पूर्व थे, अपनी किताब में बताई है उन्होंने। किताब है इनसाइड आईबी एंड रॉ, द रोलिंग स्टोन दैट गैदर्ड मास। उसमें बहुत अच्छे से उन्होंने समझाया है कि उनकी ये किताब न केवल रॉ की स्थापना की पृष्ठभूमि बताती है, बल्कि उस दौर में खुफिया तंत्र की कमजोरियों और सीख को भी उजागर करती है। 21 सितंबर 1968 को भारत ने एक नई शुरुआत की। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का गठन हुआ। रामेश्वर नाथ काव ने इसका पहला प्रमुख के तौर पर कुर्सी संभाली, जबकि शंकरन नायर उनके सबसे भरोसेमंद सहयोगी के रूप में उनके बाद नियुक्त हुए। रॉ की शुरुआत में इंटेलिजेंस ब्यूरो के करीब 250 अनुभवी अधिकारियों को इसमें शामिल किया गया था, लेकिन काव की नज़रें भविष्य पर थीं। 1971 के युद्ध के बाद उन्होंने एक नई परंपरा शुरू की। सीधे कॉलेज और विश्वविद्यालयों से युवा प्रतिभाओं को रॉ का हिस्सा बनाया गया। यह कदम जितना क्रांतिकारी था, उतना ही विवादित भी। जल्द ही रॉ में सिफारिशों का दौर चलने लगा और मजाक में इसे रिलेटिव एंड एसोसिएट वेलफेयर एसोसिएशन कहा जाने लगा। हालांकि 1973 में काव ने इस परंपरा को पूरी तरह से बदलने का फैसला किया। अब रॉ में भर्ती एक कठिन और प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया बन गई, यानी कंपटीशन टफ किया गया और ऐसे लोगों को निकालने की कोशिश की गई जो मजबूत हो, जहां हर उम्मीदवार को कई लेवल के यानी आप मान सकते हैं कि साबित करना पड़ता था उनको हर स्तर पर कि वो रॉ की होगी। लेखक नितिन गोखले अपनी किताब R.N. काव जेंटलमैन स्पाई मास्टर में बताते हैं कि इस प्रक्रिया का जिक्र करते हुए उन्होंने लिखा, पहला चरण एक मनोवैज्ञानिक यानी साइकोलॉजिकल टेस्ट का था। उम्मीदवारों को सुबह 3 बजे एक जगह पर बुलाया जाता था, जहां पहुंचने के तुरंत बाद एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट लिया जाता था। जो इस परीक्षा में सफल होते उन्हें अगले राउंड में भेजा जाता था इंटरव्यू के लिए। यह इंटरव्यू एक संयुक्त सचिव द्वारा लिया जाता था। 1973 में रॉ में भर्ती हुए जयदेव रानाडे, जो बाद में अतिरिक्त सचिव के पद पर रिटायर हुए, अपने अनुभव साझा करते हुए बताते हैं कि दूसरे राउंड का इंटरव्यू शंकरन नायर और वरिष्ठ अधिकारी एन संतूक ने लिया था। जब इस चरण में सफल हुए तो हमारा सामना 6 सदस्यीय चयन समिति से हुआ। इसमें विदेश सचिव, रॉ के प्रमुख R.N. काव और एक मनोवैज्ञानिक भी शामिल थे। मेरा इंटरव्यू करीबन 45 मिनट तक चला। 2 महीने की लंबी प्रतीक्षा के बाद रानाडे को सूचना मिली कि उनका रॉ में सिलेक्शन हो गया। यह सफर जितना चुनौतीपूर्ण था, उतना रोमांचक भी था। ऐसे ही कठोर चयन और प्रशिक्षण प्रक्रियाओं ने रॉ को एक कुशल और भरोसेमंद एजेंसी में बदल दिया, जिसने भारत की सुरक्षा और रणनीतिक ताकत को नए आयाम दिए। रॉ की ट्रेनिंग जहां हौसलों
सपनों को परखने की हर हद पार होती है। रॉ में चुने गए अधिकारियों का सफर केवल कड़ी परीक्षा के साथ शुरू नहीं होता, बल्कि उन्हें एक ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है जो उन्हें हर परिस्थिति में सक्षम बनाती है। सबसे पहले उन्हें खुफिया जानकारी जुटाने की बुनियादी तकनीकें सिखाई जाती हैं। इसके साथ ही वे एक विदेशी भाषा में निपुणता हासिल करते हैं। बेसिक ट्रेनिंग पूरी करने के बाद इन अधिकारियों को फील्ड इंटेलिजेंस ब्यूरो के साथ काम करने के लिए भेजा जाता है। यहाँ उन्हें सिखाया जाता है कि भीषण ठंड में कैसे सर्वाइव करना है, घुसपैठ कैसे करनी है, पकड़े जाने के बाद बचना कैसे है और मुश्किल सवालों के जवाब कैसे देने हैं। यह भी समझाया जाता है कि नए संपर्क कैसे बनाए जाएं। आत्मरक्षा की ट्रेनिंग भी दी जाती है। खास ध्यान रखा जाता है कि क्राव मागा नामक इजरायली मार्शल आर्ट सिखाई जाती है, जो सामने वाले को गैर परंपरागत तरीके से मात देने में सक्षम बनाती है। राणा बनर्जी बताते हैं कि ट्रेनिंग में यह भी सिखाया जाता है कि डेड लेटर बॉक्स जैसे पुराने जासूसी तरीकों का इस्तेमाल कैसे करना है, कागज़ के टुकड़े को एक पेड़ के नीचे रखकर कैसे संदेश भेजा जाए और इसके लिए कौन कौन से कोड यूज़ किए जाते हैं, कौन से चिन्ह इस्तेमाल होंगे, वो भी सिखाया जाता है। विदेशी जमीन पर काम करने वाले रॉ एजेंट अफसर भारतीय दूतावासों में तैनात होते हैं, लेकिन उनकी असली पहचान छुपी रहती है। कई बार नकली नाम के और पहचान के साथ दूसरे देशों में जाते हैं। खोजी पत्रकार यतीश यादव अपनी किताब रॉ अ हिस्ट्री ऑफ इंडिया में बहुत सारे कोर्ट ऑपरेशंस के बारे में बताते हैं। एक बार विक्रम सिंह को विशाल पंडित बनाकर मॉस्को भेजा गया। उनके परिवार को भी अपनी पहचान बदलनी पड़ी, यहाँ तक कि विदेश में उनके घर अगर कोई बच्चा पैदा हुआ तो उसका सरनेम भी नकली रखा जाता है, जो ताउम्र उसके साथ रहता है। रॉ के प्रमुख रहे अमरजीत सिंह दुलत एक दिलचस्प किस्सा सुनाते हैं। उन्होंने कश्मीरी व्यक्ति हाशिम कुरैशी से मुलाकात का जिक्र किया, जिसने कभी भारत का पहला विमान हाईजैक किया था। कुरैशी ने उनसे हाथ मिलाकर कहा, आपका असली नाम क्या है? इस पर दुलत हंसते हुए जवाब देते हैं, यही मेरा असली नाम है। विदेश में जासूसी का काम हमेशा जोखिम भरा होता है। एजेंट को हर समय पकड़े जाने का डर रहता है। राणा बनर्जी बताते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच एक समझौता है जिसमें खुफिया अधिकारियों के नाम पहले से ही साझा किए जाते हैं, लेकिन अगर कोई अपनी सीमा पार करता है तो उन्हें तुरंत वापस बुला लिया जाता है। वे बताते हैं अगर किसी को 3 साल के लिए पोस्टिंग पर भेजा जाए और 6 महीने बाद अचानक उसे देश छोड़ने को कहा जाए तो यह बेहद तनावपूर्ण स्थिति है, खासतौर पर अगर परिवार भी साथ हो। रॉ और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की तुलना अक्सर होती है। रॉ के पूर्व प्रमुख विक्रम सूद अपनी किताब द अनएंडिंग गेम में लिखते हैं कि रॉ को गिरफ्तार करने या छापामारी का अधिकार नहीं है। यह देश के अंदर जासूसी भी नहीं करता। रॉ सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करता है, जबकि ISI का संचालन सेनाध्यक्ष के हाथों में होता है। रॉ के पूर्व S दुलत बताते हैं कि ISI के चीफ दुर्रानी ने एक बार कहा था कि आपके रॉ वाले हमारे लोगों से ज़्यादा होशियार हैं। रॉ और ISI के बीच मुकाबले के कई किस्से हैं। राणा बनर्जी ने 1984-88 के बीच पाकिस्तान में पोस्टेड थे। बताते हैं कि उनके घर के सामने ISI के लोग हर समय नज़र रखते थे, लेकिन ट्रेनिंग में उन्हें हर स्थिति का सामना करना भी सिखाया गया था। अब होता क्या, एक बार ISI के लोग उनका पीछा कर रहे होते हैं। बनर्जी अपना रास्ता बदल के गाड़ी रोक लेते हैं। अब जब ISI एजेंट को उनकी गाड़ी नहीं दिखती है तो उनको लगता है कि वो वापस घर गए होंगे। वो वापस भागकर घर आते हैं। इसी बीच बनर्जी अपने घर की तरफ आते हैं और उन लोगों को हाथ हिलाकर हाय बोलते हैं, जिससे वो लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं और उनको लगता है कि अब वो पहचाने जा चुके हैं। ऐसे तमाम किस्से हैं और न जाने असंख्य अनगिनत एजेंट्स की कहानी है जिन्होंने भारत की सुरक्षा के लिए अपनी जान तो दे दी, लेकिन उनका नाम आज कोई नहीं जानता होगा। एक बंद कमरे में देश की सुरक्षा की कसम खाना वाकई बहुत मुश्किल काम होता है। रॉ के तमाम एस्पेक्ट्स आपके सामने मैंने रखे। रॉ में कैसे भर्ती होती है ये भी आपको बताया। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। आप देख रहे थे भारती न्यूज़।